कोई भी प्रधानमंत्री कृषि पर काम नहीं किए। हम आजादी के पहले भी कृषि में तबाह थे और आजादी के बाद भी तबाह हैं। हद तक किसानों के लिए आसान कर दिया है, अब कृषि ऋण लेना आसान हो गया है। कहीं कोई फायदा नहीं है। 20 से 25% पहले उसको बैंक को रिश्वत देना पड़ता है। यही नतीजा है कि ऋण बकाया रह जाता है किसान का। जी। लेकिन कांग्रेस ने तो किसान आंदोलन का समर्थन किया था, किसानों के साथ खड़े नजर आए राहुल गांधी। यूपीए की सरकार में पूरे 5 साल में 558 किसानों ने आत्महत्या किया था। तेजस्वी तो काफी बात करते हैं किसानों की, सिंचाई बुआई और जो खाद है उसकी बात तो लगातार करते हैं। किसानों की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ा। नेता वही बनता है जो समाज का नकारा हो। उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े नेता है, इसमें आपका स्पेस कहाँ आता है? शरबत वो लोग पी रहे हैं और पिला रहे हैं, उस शरबत की मुझे आवश्यकता नहीं है। जी। अभी देखिए नए नए जो नए नेता बने हैं, कल तो टेंट हाउस था, टेंट के मालिक थे, आज नेता बन गए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और आज पंचनामा में मेरे साथ बाबा नहीं है। बाबा की जगह हमारे साथ आज एक गेस्ट हैं जो बिहार के चुनाव में एक खास वर्ग है जिसकी चर्चा नहीं होती है बहुत, उसकी चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल सिंह कुशवाहा जी हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इनको बुलाने के पीछे एक मकसद है। इनकी पार्टी 2018 में बिहार में देश भर में पार्टी बनी और तब से ये लगातार किसानों की और जो उपेक्षित जातियां हैं, कृषक जातियां हैं, चाहे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच आपने देखा देश भर में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एमएसपी को लेकर सरकार को पीछे झुकना पड़ा, लेकिन आज भी किसानों को वास्तविक जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। मोदी जी बिहार आते हैं और कई बार वो बिहार के किसानों को ये एहसास कराते हैं कि आपके साथ जो अगर अप्रिय घटना होती है या फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार एक उसका मुआवजा देगी, लेकिन वो मुआवजे की राशि इतनी कम है कि शायद ही कोई किसान उसमें अपना जीवन यापन कर पाए। बिहार में खासियत ये है कि बिहार में 17-18 जिले ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ भी आता है और इतने ही जिलों में सुखाड़ भी आता है। तो इतनी त्रासदी जब है बिहार में, तो बिहार के किसानों को समस्या तो होगी ना। इन समस्याओं से भी अवगत होंगे, राजनीतिक पार्टी बनाने का मकसद भी पूछेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि बिहार में इस वक्त पोलराइजेशन का दौर है, 2 धड़ों की लड़ाई है एनडीए और इंडिया की, ऐसे में इनका दल कहाँ टिकेगा। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही आपसे होगा कि पार्टी बनाने का औचित्य क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आजादी के बाद बड़ी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही जी। अभी अल्प समय में थोड़ी थोड़ी सरकार 11 महीने के लिए, 26 महीने के लिए कुछ लोग बनाए जी। लेकिन अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री देश ने दिया है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री कृषि पर काम नहीं किए जी। मतलब कहने के आजादी के 75 साल बाद भी कृषि कानून नहीं बना, जल प्रबंधन का कानून नहीं बना। हम आजादी के पहले भी कृषि में तबाह थे और आजादी के बाद भी तबाह है। सरकार बनी, सरकार हमारे लिए कोई उपाय नहीं किया। और फसल बीमा योजना जो है अभी पहले से 2052 से लागू है, 1952 से लागू है, लेकिन आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगी कि बिहार, खास करके बिहार के किसान जहाँ छोटे तबके किसान हैं, 100 किसान से यदि आप पूछेंगे तो कोई एक किसान कहेगा कि हाँ हमको थोड़ा बहुत मिला है। कहने का मतलब 99% ये धोखा हुआ किसान के साथ में और फिर फसल बीमा योजना का पैसा आज तक उसको नहीं मिला। एक कानून का है, मकड़जाल कानून है, वो मकड़जाल कानून से किसान को फायदा हुआ नहीं। इसी पर मेरा कहना है कि कानून ऐसा बनाओ जो कि पारदर्शिता हो और उसमें मकड़जाल सिस्टम नहीं हो, सीधा सिस्टम हो कि वो अब क्षतिपूर्ति का आकलन करे सरकार और 1 सप्ताह में उसका निरीक्षण हो, दूसरी तीसरी सप्ताह में उसको पेमेंट मिल जाए घर बैठा के। चूंकि किसान यदि दौड़ेगा कागज लेकर के ब्लॉक में, अंचल पदाधिकारी
अधिकारी के यहाँ, तो क्या वो दौड़ते रह जाएगा, 3 महीने बाद दूसरी खेती करनी है। इसलिए यही परेशानी है कि वो मुआवजा लेने के लिए वंचित रह जाता है। जब तक किसान इसमें पारदर्शिता, सरकार इसमें उपाय नहीं करेगा, तब तक किसान को इसका फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी अपने हिसाब से वो कहते हैं कि हमने तो बहुत हद तक किसानों के लिए आसान कर दिया है, अब कृषि ऋण लेना आसान हो गया है, मुआवजा उन्होंने कर दिया है। बिहार में तो समस्याएं थोड़ा ज्यादा आती हैं, क्योंकि कभी खेत जल जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाती है। तो ऐसे में तो मोदी जी के इन फैसलों का फायदा होगा ना बिहार में? कहीं कोई फायदा नहीं है। फैसला वो लेते हैं, यही उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो फैसला लेते हैं, कागज में लिख करके आता है कि हमने ये कानून बनाया, पेपर में आता है, मीडिया बोलती है। लेकिन अब आश्चर्य की बात है, आप जानेंगे कि अभी जो कृषि ऋण मिलता है, वो कृषि ऋण में 20 से 25% पहले उसको बैंक को रिश्वत देना पड़ता है, या ये तय हो जाता है, वो बीचवानी वाले जो लोग हैं, दलाल लोग जो दिलवाएंगे, वो तय कर लेता है कि 25% दीजिएगा तब हम आपका काम करवा देंगे एक सप्ताह में। ये हालात है, ये क्या जानकारी नहीं है उन लोगों की। इसके लिए उन्होंने क्या उपाय किया, एक और बैंक का पैसा लोग नहीं दे पाता है, इसके पीछे यही रीजन है। उसका 25% बैंक ले लिया, 10% वो दलाल ले लिया, बच गए उसके पास 65% पे वो अपना खेती किया, कुछ खाया भी, जरूरतमंद का काम किया। जिस काम के लिए लिया था वह काम वस्तुतः हुआ नहीं, तो वो ऋण का शिकार हो गया और खेती भी अच्छी नहीं हुई। यही नतीजा है कि ऋण बकाया रह जाता है किसान का, और फिर सरकार वोट लेना है तो कहती है हम ऋण माफ कर देंगे। ऋण माफ करके कोई उसको मुकाम नहीं मिल रहा है। ऋण माफ करना एक धोखा है और उसको बदहाल बनाए रखने का यह सौदा है। चलिए, मोदी जी ने तो मान लेते हैं कि केवल आई वॉश किया, लेकिन कांग्रेस ने तो किसान आंदोलन का समर्थन किया था, किसानों के साथ खड़े नजर आए हैं राहुल गांधी। उन्होंने ये कहा कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब बात तो करती है ना कांग्रेस। लेकिन ठीक है, विपक्ष में रह करके इन्होंने ये बात उठाई, लेकिन उनको याद नहीं होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार कहते थे ना जी, यूपीए की सरकार में पूरे 5 साल में 558 किसानों ने आत्महत्या किया था जी, 5 साल में। और फिर कहिए उसको ठीक करने के लिए मोदी जी कहे क्या कि 2014 में कि हम भाई किसान का आय को 1.5 गुना कर देंगे। तो लोग को एक बार विश्वास हुआ कि अब हम चले गए थे, हो सकता है कि मोदी जी कर देंगे। उन्होंने अत्यधिक वोट देकर के उनको फुल बहुमत की सरकार बनी। आपने देखा कि क्या हुआ, फिर 5 साल उनकी सरकार बनी। सरकार में अपने देश में 563 लोग आत्महत्या किए जी। तो यूपीए की सरकार में कितना किया? 558 लोग। इनके 5 साल के कार्यकाल में कितना किया? 563 लोग। बताइए कहाँ न्याय है? तो ये हालात है सरकार। अच्छा, बिहार में हमने देखा कि राजद तेजस्वी तो काफी बात करते हैं किसानों की, सिंचाई बुआई और जो खाद है उसकी बात तो लगातार करते हैं, कम होना चाहिए। इनकी पार्टी के एक एमपी हैं सुधाकर सिंह, वो भी लगातार किसानों की बात करते हैं। हमने देखा था कि ओपी राजभर भी आए थे बिहार, वो भी बिहार में किसानों की बात करके गए हैं। तो इनमें से किसी से भी कुछ पटरी बैठता है कि ये भी आपको लगता है कि गड़बड़ ही है? नहीं, देखिए सच बात यदि इसका सही आपके यहाँ पंचनामा हो रहा है, पंचनामा मतलब पंच के द्वारा स्थापित हो कि सच्चाई क्या है जी। सच बात यह है कि किसानों को वस्तुतः किसानों की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ा। जो किसान के नेता हुए, या तो उनको पता नहीं है कि किसान को कैसे समृद्धि मिलेगी, या वो जानबूझ करके किसान को भड़का करके केवल नेता बनने की इरादा रखते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप इसके भी पहले कई बार सुने होइएगा, हमारे माननीय शरद यादव जी 14-15 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि किसान कृषि को उद्योग का दर्जा दो, ये उनका आंदोलन था। क्या मतलब कृषि को उद्योग का दर्जा दो? मतलब हमारी पत्नी वैसी ला दो जैसी हमारी भाभी है, ये क्या मतलब है? मैं आपका जो डाटा होना चाहिए ना, आपको क्या कृषि को, यह एक धोखा वाली बात है, धोखा वाला नारा है। उस नारे का फल आज तक कुछ नहीं निकला। हमारा मतलब ये है कि कृषि जो है, कृषि करने वाला लोग कृषि के तकलीफ को जानता है, किसान जानता है, किसान जानता है, अन्य कोई नहीं जानते। जो आईएएस है, जो पूरी जिंदगी पर्दे के नीचे रह कर उन्होंने पढ़ाई की, पर्दे के नीचे वाली नौकरी मिल गई, और नेताजी समझेंगे नहीं। इसलिए कि नेताजी, किसी नेता कौन बनता है? नेता वही बनता है
जो समाज का नकारा हो, परिवार का नकारा हो, दोस्त का नकारा हो, संबंधी का नकारा हो। आपने भी तो पार्टी बना ली। मैं बता रहा हूँ कहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, ये धर्म परिवर्तन की बात, मानव के जीवन को सुचारू रूपांतरण चलाने के बाद कितने सांप्रदायिक प्रवक्ता हुए। कबीर भी हुए, कबीर ने जो कहा वो देख लीजिए, आसाराम ने कहा वो देख लीजिए, राम रहीम ने कहा देख लीजिए। ये सारे जो कृषि के नेता है, किसान नेता कहलाते हैं, सब राम रहीम और आसाराम है। इनको पता ही नहीं कि इसका फायदा कहां से होगा और कैसे होगा। मेरा मानना यह है कि जो 70% आबादी आज की तारीख में, इंदिरा जी के समय में 80% की आबादी थी, आज 70% की आबादी है जो खेत में काम करके जीवन यापन करता है। या मूल रूप से कहिए कि जो आज कोई साइंटिस्ट भी हुआ वो भी खेत से निकला हुआ है, उसका भी पिताजी किसान है जी। तो इस तरह का कोई बड़ा बिजनेसमैन आज हो गया, लेकिन वहां किसान से ही है जी। तो वहां की उसकी प्रगति नहीं हुई, पूरी जिंदगी खटा प्रगति नहीं हुई, लेकिन यहाँ उसकी प्रगति हुई इसलिए कि यहाँ के कंसेप्ट दिया हुआ है सरकार की तरफ से उद्योग कैसे होगा, लेकिन वहां कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, बताता हूँ मैं, एक उदाहरण रखता हूँ आपके सामने में कि एक शिक्षा पर सवाल है। तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा? तो लोअर प्राइमरी हुआ, अपर प्राइमरी हुआ, मिडिल हुआ, हाई स्कूल, क्या कहता है, हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, कॉलेज हुआ, एक कंसेप्ट लेके चला कि भाई उसको इस तरह करके हमको शिक्षित करना है। खेती जो है जिसको 70% आबादी जिसकी खेती नहीं होगी तो जान मतलब खतरे में हो जाएगा, हमारा अन्न पानी नहीं चलेगा। और देश में यदि सूखा पड़ गया या खेती अच्छी नहीं हुई तो आबादी हमारा क्या खाएगा, इस पर तो विचार होना चाहिए। आबादी क्या खाएगी इस पर विचार आज तक विचार नहीं हुआ। इसके लिए कंसेप्ट आना चाहिए था कि खेती का समतलीकरण, सब खेत में पानी जाइए व्यवस्था, जो उर्वरा शक्ति वालीहीन जमीन है उसको युक्त बनाना, ये सारा नियम कानून में आना चाहिए। क्या इसके लिए सरकार ने कुछ किया? नहीं किया। एक बात और उभर के आई है जो लोग समझ के भी नहीं समझते हैं, एमएसपी की मांग हो रही है। मेरा मानना यह है कि एमएसपी का मांगने से हमारा कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, न सरकार इसके लिए सक्षम है करने के लिए। मान लिया जाए हमको मक्का का रेट उसने कर दिया कि ठीक है, मक्का का रेट 50 रुपए केजी हम कर देते हैं, 5000 रुपए क्विंटल बिकेगा, उसने रेट तय कर दिया। सरकार की क्षमता नहीं थी पूरा उत्पादन को खरीद सकता है, ये तो क्षमता नहीं है, किसी की क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में उसको यदि 1000 क्विंटल का जरूरत है, 1000 क्विंटल बड़े बड़े किसानों का ले लिया, सेल जो इधर 1 लाख क्विंटल बचा हुआ है कौन खरीदेगा? तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए कि रेट उसके लायक नहीं है जी। तो ये रेट कैसे तय होगा कि जो खपत है उसके आधार पर उत्पादन तय हो। तो हमने जो एजेंडा रखा है, हमारी पार्टी का पहला एजेंडा है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाओ। कृषि नीति बनाने का मसौदा क्या होगा कि देश में एग्रीकल्चर से उत्पादित सामान का क्या खपत है उसकी तय, उसका गेहूं कितना खाएगा, दाल कितना खाएगा, मक्का कितना खाएगा, दलहन कितना खाएगा, तेलहन कितना खाएगा, दूध कितना खाएगा, दही कितना खाएगा, मुर्गा कितना खाएगा, मछली कितना खाएगा, तय कर लो कि हम अपने राज्य में और पूरे 2900 राज्य का क्या खर्चा है दूसरे देश को खिला करके, जो हमारी कैलकुलेशन में आता है, गणना आता है, उस गणना का आधार पर उत्पादन तय कर दो। अब हर एक सम्मान लिया जाए, मेरे पास 25 एकड़ जमीन है, हमको चिट्ठा मिलेगा, वो राज्य को आएगा, राज्य ब्लॉक को देगा, जिला को देगा, जिला ब्लॉक को देगा, ब्लॉक प्रखंड पंचायत को देगा, और पंचायत में हमको चिट्ठा मिलेगा कि आपके पास 25 एकड़ जमीन उपलब्ध है जिसमें 15 एकड़ आपको खेती करनी है और 10 एकड़ आपका जमीन रेस्ट करेगा। तो हम 15 एकड़ में जो खेती करेंगे अमुक खेती करनी है, और ये तो हम उसको खेती जब करेंगे तो मान लिया 10 रुपया किलो यदि हमारा आलू उपजा करके पड़ गया तो हम तय करेंगे हम 15 में बेचेंगे, तो 15 में बिक जाएगा। और इसलिए बिक जाएगा कि जितना खपत है उतना ही हमने उत्पादन किया है। बिल्कुल, जैसा फैक्ट्री में जिस चीज की आवश्यकता वही उत्पादन किए। मतलब ये एक जो हम देखते हैं कि अभी विसंगतियां हैं कृषि में, एक ही चीज की खपत होती है फिर फेंकना पड़ जाता है, वो नहीं होगा। अच्छा, एक दर्शकों को मेरे समझाइए, मैंने दर्शकों को स्पेशली इनको इसीलिए बुलाया है कि देखिए देश भर में ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग जातियों की बात करते हैं, जातीय समीकरण, MY समीकरण, लव कुश फलाना ढिमकाना, सवर्ण मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है। देश में सबसे बड़ी जनसंख्या अगर किसी जाति की है तो वो किसान जाति है। वाह, गुड। और किसान का कोई सब जाति नहीं होता है। इन्होंने जैसे कहा कि
चाहे सब्जी उगाने वाला हो या दूध दोहने वाला हो या मछली पालन करना, सब किसान है, सब किसान है। और जो देश कृषि प्रधान है, उस देश की अगर कोई किसानिक की राजधानी है तो वो है बिहार, और बिहार से सबसे ज्यादा किसान आते हैं। तो एक बात मुझे समझाइए कि ये जो MY समीकरण है, ये जो लव कुश है, इसको कैसे तोड़िएगा? किसानों को एकजुट एक जात कैसे कीजिएगा? देखिए, जो बड़ा कहना आसान है, करना थोड़ा डिफिकल्ट। जी, करना डिफिकल्ट है, और इसलिए डिफिकल्ट है कि ये अपना देश का जो आबादी है, ये गुलामी की आबादी है। ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं। पहले राजाओं के गुलाम हुआ करते थे, उस अंग्रेज के गुलाम हुए, फिर आजादी मिली तो वही लोग सब चले गए सत्ता में, हम उसके गुलाम हो गए। आज भी हमको कहीं न्याय नहीं मिलता है। ये गुलामी मानसिकता जो है हमारा, इसमें हमको देरी होगा समझाने में लोगों को, लेकिन हम निरंतर प्रयास करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, लोग समझेंगे, देर जितना भी लग जाए लोग समझेंगे। और ये जो जातियां बोल करके, ये मुझे समीकरण बहुत अच्छा आपने कहा कि कोई कहता है कि हम ये हैं वो हैं, तो ये सब भड़काने वाली बात है, भटकाने वाली बात है, तुरंत फायदा उठाने वाली बात है, नीतिगत बात नहीं है। नीतिगत बात से, नीतियां बनाने से जनता हमसे। बिहार में तो सबसे ज्यादा किसान होंगे, सबसे ज्यादा बड़ी जाति किसान की है। जी हाँ, बड़ी जाति किसान है। एकजुट बस नहीं हो पा रहे, ताकत समझ नहीं पा रहे। उसके पीछे यही कारण है कि जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था जो इसको प्रभावित करते रहता है, लेकिन उसको उससे लगातार फायदा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, परेशानी में गिर रहा है, तो तकलीफ का भागी हो रहा है और पाप का भी भागी हो रहा है। हम पासवान कहकर पासवान को वोट देते हैं, हमको क्या मिल रहा है? हम ब्राह्मण कहकर ब्राह्मण को वोट देते हैं, हमको क्या मिल रहा है? हम यादव कहकर यादव को वोट देते हैं, हमको क्या मिल रहा है? हम तो तकलीफ में रह गए। हमारा जो जीवन का सरोकार है, उस सरोकार पर यदि कोई काम करता है तब उसको वोट देते हैं, तब हमारा वो काम होगा। इस बात को कहने के लिए जनता तैयार अभी इसलिए नहीं है, उसके मन पर जो धुन सवार है वो जो जाति और जाति प्रथा, तो ये जाति प्रथा बेकार है। जाति प्रथा से हमारे न हमारा भला होगा, न समाज का भला होगा, न देश का भला होगा। ये समझाने के लिए जब तक हम सक्षम हो जाएंगे, उस वक्त केवल और केवल किसान की सरकार बनेगी। जयलाल सिंह जी, आप भी कुशवाहा जाति से आते हैं। प्रदेश के डिप्टी CM, सुपर CM लोग कहते हैं उनको, वो भी कुशवाहा जाति से, सम्राट चौधरी। बिहार में एक और नेता है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े नेता है। इसमें आपका स्पेस कहाँ आता है? इसमें जयलाल कुशवाहा कहाँ आते हैं? जी, जो शरबत वो लोग पी रहे हैं और पिला रहे हैं, उस शरबत की मुझे आवश्यकता नहीं है जी। न हमको उस जात की आवश्यकता नहीं है, न हमको उस वर्ग की आवश्यकता। लेकिन बिहार में बहुसंख्यक किसान तो कुशवाहा जाति से हैं। जी, कुशवाहा 98% लोग कुशवाहा खेती करते हैं, खेती करके ही। वही कारण है कि खेत में उसको समय बचता नहीं है, वो रोड पर कुशवाहा को ज्यादा नहीं देखेंगे। बाजार में सब्जी बेच के घर चला जाएगा, लेकिन रोड पर घूमता नहीं दिखाई पड़ेगा। आपके यहाँ सभा हो रही है तो भीड़ लगाने नहीं आएगा, उसका दूध कौन दुहेगा, उसका भिंडी कौन ले जाएगा, उसका कद्दू कौन तुर के ले जाएगा, वो वहां रहता है, अपने काम में लगा रहता है। लेकिन इस बात, पेट भी तो भरना है। दूसरा सवाल क्या है कि उसको इस बात का पता नहीं है कि मेरे फायदे के लिए, मेरे प्रयोजन पर सभा हो रही है, मेरे प्रयोजन पर नेता लड़ने के लिए तैयार है, मेरे प्रयोजन को के आधार पर काम आगे बढ़ाने के लिए, इस बात का उसको खबर नहीं है, इसलिए भी वो नहीं आता है। सच्चाई यही है, हमारा बेहतर जीवन कैसे बने, इसके लिए कोई नेता क्या बोलता है वो जाति। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आपको कहता हूँ, कितनी गंदी और गंदी बातें हैं, हम सारे लोग भूल करके उसी बात को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या मीन्स हुआ? व्हाट बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट? मतलब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से बीमारी खत्म हो जाएगा अपने देश का, राज्य का। अपने देश से जो ये है वीकर सेक्शन में जो कमजोर वर्ग है, जहाँ बच्चे, संक्रमित बच्चे पैदा होते हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्या हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी? क्या बिहार फर्स्ट? ये जो गंदा, ये नारे, ये दोषपूर्ण नारे जो लोग लगाते हैं, ये सारा गलत नारा है। ये सारे, इस नारे को एक तरफ से खारिज करना होगा, जनता को ऐसे समझना होगा बात, और जनता सीधे सीधे। कोई नौकरी की बात कर रहा है, कोई बिहार फर्स्ट की बात कर रहा है, कोई बदलो बिहार कह रहा है, प्रशांत किशोर वो भी कह रहा है जी। इसमें से किसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? किसी से नहीं, किसी से। अभी देखिए, नए नए जो नयका नेता बने हैं, कल तो टेंट हाउस था, टेंट के मालिक थे, आज नेता बन गए। क्या कह रहे हैं देश को, क्या बता रहे हैं लोगों को? एक दूसरे को गाली दे करके आप हमको यही शिक्षा देना चाह रहे हैं? आप किसी की, प्रशांत किशोर की बात में कर रहा हूँ। यदि आप शिकायत करते हैं नीतीश कुमार का, आप शिकायत करते हैं लालू यादव का, किसी का भी करते हैं, मोदी जी का करते हैं, तो जनता, यहाँ की जनता क्या इंग्लैंड में रह रही थी क्या? अरे जितना आप जानते हैं उतना तो वो भी जानता है। सबके लिए उन्होंने ही काम किया, सबके लिए। तो आप क्या कहने आए हैं? अरे आप यह कहने आइए
कि मैं अच्छा एक चीज जानने की जरूरत है, क्योंकि पंचनामा है इसलिए मैं खोल के कह देता हूँ। अभी क्या है, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद। ये क्या मतलब जिंदाबाद? ये तकलीफ में पड़े हुए हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, घर में खाने का इंतजाम नहीं है, उनको जिंदाबाद करने के लिए हम मुर्दों से नारा लगवाता है। ये उल्टी जो व्यवस्था चली आ रही है, उल्टे नारे पर जो देश चल रहा है, देश में काम हो रहा है, नेता का चयन हो रहा है, इसको बदलना होगा। कहना होगा कि भारत की आबादी जिंदाबाद, हम नेता बन के आपके पास आए हैं, हम न्यौछावर अपनी जिंदगी को करके आपका जिंदाबाद करने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात तो समझ गया। अब हमको ये समझाइए कि इस चुनाव में 2025 में पूरी संभावना है कि पिछले चुनाव की तरह पोलराइज होगा, दो तरफ जी, दो ही गठबंधनों की तरफ वोट अंत में अंततः तक टूट जाता है। आप इसमें कहां सरवाइव कर पाइएगा? तीसरा मोर्चा क्या आप निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने जैसे विचारधारा के दलों को साथ लीजिएगा? क्या हम अपना किसान पार्टी को किसी गठबंधन का हिस्सा देखेंगे? जी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, सितार के तार को हम बहुत जल्दी इतना खींच ले कि वो टूट जाए, हम अभी प्रयास में हैं। और सच्ची बात यही है कि जो आपने कहा कि ये दो धारा बना करके, एक ने कहा कि हम सियार मार देंगे, दूसरे ने कहा था कि मैं गिदर मार दूंगा। दोनों मारेगा सियार और कहता है गिदर। ये नाटक क्या है? इस नाटक में सरकार बना लेगा कोई ना कोई। लेकिन हमारी जो भूमिका होगी, हम स्नेह स्नेह चलेंगे, लेकिन हम भी जो हमारे छोटे छोटे विचार, सामान्य विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ हमारी बातें चल रही है मजबूती से। और समय रहते हुए, समय के पहले ही हम एक मजबूत तीसरा संगठन को लेकर के आएंगे और बिहार की जनता को यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपके सरोकार के लिए यदि कोई नेता तैयार होता है, सरकार बनाने के तैयार होता है, काम करने के लिए तैयार होता है, उसको वोट दो। जाति और धर्म के नाम पर, सेंटिमेंट के नाम पर वोट मत दो। आपको नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज के साथ बहुत धोखा हुआ है? किसानों के साथ तो हुआ ही है, कुशवाहा समाज से धोखा नहीं हुआ है। 15 साल यादवों का शासन रहा, फिर अब 20 साल से कुर्मी बैठे हुए कुर्सी पे। त्रिवेणी संघ में तो बात कुछ और हुई थी ना। कुछ तो कुशवाहा को समय मिलना चाहिए बिहार चलाने का, ये तो आपको लगता है ना? बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये जो है, आपको सम्राट चौधरी गोविंद कुशवाहा को एक नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस मुद्दे पर? तो ये लोग देश के लिए काम करते तब नहीं एक हो जाते, ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो तबाही तो इस बात का है, वही मेरा कहना है, यही फर्क है। यही सम्राट चौधरी ने कहा था नीतीश कुमार को पलट देंगे, हाँ पगड़ी तब खोलेंगे, और क्या हो गया? और अभी तुरंत इनसे छिटक करके भागे थे उपेंद्र जी, फिर आकर के गले मिल गए। ये क्या मतलब हुआ? ये सारे लोग देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इनकी चिंता है अपनी। और अपनी चिंता के चलते ये लोग जो है कि एक संगठन नहीं बन रहा है। और कुशवाहा की भलाई की बात आप कहते हैं, ठीक है, भारत बिहार में कुशवाहा एक सेकंड जाति बल संख्या में है, उसके बावजूद भी इसके नेता परिपक्व नहीं हो पाए और रास्ता पर नहीं आ पाए। इसके पीछे कई कारण है कि देश के लिए काम करने वाला, न्यौछावर होने वाला व्यक्ति नहीं आया। वो यह बन के आया कि हमको स्वयं आगे बढ़ना है। उसी का नतीजा है उपेंद्र जी, उसी के नतीजा है सम्राट चौधरी, उसी के नतीजा इसके पहले स्वप्नी चौधरी थे, उसके पहले भी हमारे भगवान सिंह जी थे, और कई लोग जिसको नाम हम नहीं ले। जगदेव बाबू तो ठीक है, जगदेव बाबू ने शुरुआत किया था, जो उन्होंने नारा दिया था, जो उन्होंने आह्वान किया था, उस आह्वान पर उतरे कौन? उतरे कौन? परिवर्तन की बात कहे थे 1990 में परिवर्तन की सरकार बनी, किसका परिवर्तन हुआ? नेताओं का परिवर्तन हो गया। और वो लोग जनता की परिवर्तन नहीं किए, धरती का परिवर्तन नहीं किए, वही भ्रष्टाचार, वही बेकारी। आप जान के आश्चर्य होगा, हम लोग खेत करने वाले लोग हैं, 2 कट्ठा जमीन खरीद करके सीओ के यहाँ जाते हैं तो 50,000 रुपया मांगता है दाखिल खारिज करने में। ये क्या सरकार नहीं जानती है? क्या मतलब हुआ 50,000 रुपया लेने का? एक बार उसको खबर करो कि ये समाचार दे दी। नीतीश कुमार तो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होता है मेरे से। वो भ्रष्टाचार उनके यहाँ, उनके सरकार में उन्होंने अच्छी योजना का शुरुआत किया, यह एक कहने की बात है। लेकिन वो योजना जमीन पर कितना उतरा यह उन्होंने, जैसे कि दारू का है, दारू आपने बंद कर दिया, क्या हो रहा है? दारू में बिक रहा है, उसके फायदे कौन उठा रहे हैं? ब्यूरोक्रेट उठा रहे हैं। और सारे ब्यूरोक्रेट सरकार के पक्ष में, सरकार को धोखा देने का काम कर रहा है। क्या नीतीश जी नहीं जानते हैं? किस बहाने से छोड़े हुए हैं? क्या वो हमको वोट दिया करके, गिनती बढ़ा करके सत्ता में ला देने का यही इरादा है क्या? यदि यही इरादा होगा तब तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो तीसरे मोर्चे में, 3 में 13 में जी, इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या बिहार में मुख्यमंत्री इस बार परिवर्तित होगा? देखिए सर, सच्चाई ये है कि आपकी भी तो प्रबल इच्छा होगी कि मुख्यमंत्री बदले। जी जी हाँ, इच्छा तो है, लेकिन जब आंधी चलता है ना तो बगुला सहरा जाता है, गिनती नहीं ले सकते। वही हाल है विपक्षियों का, वही हाल है।
और ये विपक्षी एक नहीं हो पा रहे हैं, अपने लोभ में परेशान है, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो है। लेकिन बदलाव का कसक जनता में है और बदलाव होनी चाहिए, इस बात का मैं समर्थक हूँ। और खास करके बदलाव इस बात के लिए हो कि जो सरी गली व्यवस्था चल रही है इसको तोड़ो, इसको खत्म करो, इस बात के लिए बदलाव होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन। आपने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रोस्पेक्टस पर, जो उनके विचारधारा है, जो उनका वर्क प्लान है, उस पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे ना, आपकी पार्टी का क्या विचारधारा है, क्या मांग है? अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, गठबंधन के तहत ही आते हैं, तो आखिर क्या शर्त रखिएगा और क्या पूरा कीजिएगा? जी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। ये सवाल जो है हमको भी पहले से लग रहा था कि महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमको चाहिए, देना चाहिए। तो हमारा स्पष्ट एजेंडा है, संकल्पित एजेंडा है, वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना और उसका मसौदा होगा कि खपत के आधार पर उत्पादन तय करना, हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा हमारा, अति संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ, दूसरा हमारा आधा है भारतीय जल प्रबंधन की नीति बनाना। नदियों के बाहर से हम परेशान होते हैं, हमारी सारी संपत्ति दह जाती है। तो हर नदी जो कि मान लिया जाए कि बाढ़ के समय वो 4 लाख क्यूसेक पानी एक बार उछाल मारता है, तो उसको सर्वे करो और 5 बड़ा बड़ा ड्रेन बनाओ, 100 क्यूसेक पानी उसमें जाएगा, उछाल मारेगा 100 क्यूसेक पानी उसमें जाएगा। 4 ड्रेन है, चारों ड्रेन में पानी जाएगा, पानी गंगा को देगा, गंगा समुद्र को देगा, बाहर आएगा चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी, छोटे छोटे नहर हो पाएंगे और उससे सिंचाई का भी काम होगा। जब 500 करोड़ का राफेल 1100 करोड़ में खरीदा जा सकता है तो क्या योजना नहीं बन सकती है? तीसरा हमारा है कि फसल बीमा योजना आम और तमाम लोगों के लिए बनाओ। फसल चाहिए, फ्रेंचाइजी दे दिया किसी को और वो मशीन बताया कि भाई 20% का क्षति हुआ, 80% वो बचाता है 20%। घपला तो वही होता है, पैसे निकलते हैं ब्यूरोक्रेट के पास और राजनेता के पास चले जाते हैं। हमारा मतलब है कि उसको जो फसल क्षति, एक ऐसा कानून बने, और यह कानून कब बनेगा? जब हम वहां जाएंगे तब कानून बनेगा। ये चालाक लोग हमारे लिए कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनेगा क्या कि जिस समय हम राजस्व रसीद कटाते हैं उसी समय हमारा बीमा राशि तय रहेगा। हम 5 एकड़ का जमीन का रसीद कटाए, 5 एकड़ में फसल लगाएंगे, वो भी रसीद कटाएंगे, फसल लगाएंगे, फसल हमारी क्षति होगी तो पहला और अंतिम कर्मचारी होगा ऑफिसर जो आकर के आकलन करेगा, आरी पर खड़ा होकर के 10 किसान को लेकर के जो क्षति हो आकलन करके दे दो। दूसरे सप्ताह में सीआई जो है उसको निरीक्षण कर ले और तीसरी सप्ताह में हमारा पेमेंट भेज दो। तो इतना स्पष्ट कानून इसलिए बनाना जरूरी है, तभी उसको फायदा मिलेगा। आप कहेंगे कि भाई इस तरह का कानून कैसे बन सकता है? अब देखिए कि बड़े लोगों के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खोल करके जब उसको बेल दिया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है, तो मेरे लिए कानून नहीं बन सकता आवाम के लिए। लेकिन इस पर काम कभी नहीं हुआ गया। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज अपने देश में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, चूंकि नेता को नेतागिरी करना है, देश के लिए नहीं सोचना है। देश के लिए सोचने का मतलब है कि आने वाला 1000 साल में जो क्या हमारा परिणाम होगा उसके लिए सोचना नेतागिरी हो सकता है, राजनीति हो सकता है। एक प्यारा सा कानून की जरूरत है देश में जिसमें कि जनसंख्या पर कंट्रोल लगे। और कंट्रोल कैसे होगा? जो विकसित और विकासशील देश है उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी जो आमदनी है, उसको जो काम करने के तौर तरीके हैं, उसका एक आकलन करके उसी के आधार पर हमको तय करना होगा कि हमारे देश में जो क्षेत्रफल है इसमें इतना ही आदमी अटेगा, जितने आदमी को हम काम दे पाएंगे उतना ही पैदा करो। एक प्यारा सा कानून हम जनता के बीच लेके आएंगे, कानून बना करके 1 साल हम उसको प्रयास करेंगे, जनता को बताएंगे, जनता सहज तैयार होगी, दोनों हाथ उठा के जनता कह देगी कानून लागू कर दो। ये तो भाजपा कहती ही है, लेकिन करना नहीं है, विरोध करता है इसका। नहीं विपक्ष विरोध नहीं है, इसलिए वो जो है ना दोषपूर्ण व्यवस्था लाता है ना। हम ऐसा कानून लाएंगे, दही को दही कहेंगे तो कोई विरोधी नहीं कर सकता कि हमारा दही नहीं है, दूध है। हम दही को दही कहने के पहले हम अपने को दूषित बना लेते हैं। इसलिए कानून प्यारा सा लाएंगे, विपक्ष क्या जो हमारा दुश्मन होगा वो भी हमारी बात को मानेगा, लेकिन हमको तो साफ करना होगा। उसके बाद कुपोषण का शिकार अपने देश में है। कुपोषण के शिकार पर हमारा मानना है कि जब भी गर्भवती महिला गर्भ धारण करेगी 15 महीने तक, बच्चा 9 महीने में होता है, 15 महीने तक हाईटेक उच्च स्तरीय उसका जांच से लेकर के बच्चे का संरक्षण संवर्धन करना, तब जो बच्चा पैदा होगा स्वस्थ भारत पैदा होगा। इस पर तो काम देश ने किया नहीं। और वह बच्चा जो वीकर सेक्शन से पैदा होता है वही हवा चलाता है, वही पायलट बनेगा, वही छोटा छोटा काम करने जाएगा, तो हमारा क्या गति होगा? तो जो गति है देख रहे हो रहा है, इस पर देश ने काम नहीं किया। अच्छा, ये चीज मार्मिक चीज है जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम सारे आबादी को ध्यान देना चाहिए। हम रोड के नीचे बगल में देखते हैं झुग्गी झोपड़ी, और केवल अपने बिहार में नहीं पूरे देश में झुग्गी झोपड़ी। दिल्ली चले जाए तो 24 घंटा हो, 24 घंटा। तो वो जो जिंदगी है वो कहाँ की जिंदगी है?
यूएसए के, कनाडा का रहने वाला है, वो अपने देश में, अपने हमारी धरती में पैदा हुआ, उसके लिए कानून देश नहीं बना, उसकी गिनती करो, उसको स्किल इंडिया स्कीम निकाले हो, उस सबको हुनरबाज बनाओ, स्टोरेज मकान बना करके वहां सबको प्लान करके वहां सबको रख रखा करो, छत के नीचे वो कार्य करेगा, उसकी तनख्वाह होगी, अच्छी तनख्वाह होगी, बढ़िया जीवन जिएगा, उसमें भी हम गुण भरने का काम करेंगे। इस प्रदेश को काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस प्रदेश ने अभी तक काम नहीं किया। बेकारी का सवाल है, 5 साल में लोग कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, कोई उद्योगपति बन जाता है, कुछ भी मुकाम पकड़ लेता है। 75 साल हो गए, बेकारी की बेकारी धरी है, बेकारी प्रदेश ने काम नहीं किया। हमारा मानना है कि मैट्रिकुलेशन में जो लड़के पास करते हैं, इच्छा पत्र सरकार देगी। क्या क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो हम भेजेंगे, व्यापार करना चाहते हो उसे भेजेंगे, नौकरी करना चाहते हो उसे भेजेंगे, बॉलीवुड में जाना चाहते हो उसके लिए भेजेंगे, फिर वो इंटर में करेगा इच्छा पत्र देंगे, फिर ग्रेजुएशन करेगा इच्छा पत्र देंगे। हम 3 साल में 3 स्टेज में हम जो बेकारी की बात है, ये बेकारी शब्द खत्म हो जाएगा हमको यदि इस पर बचपन से ही कंडीशनिंग काम तो किया नहीं देश ने। और देश की संपदा इतनी हो गई है कि हम शिक्षा फ्री कर देंगे और स्वास्थ्य फ्री कर देंगे तो भी हमारा देश चलेगा और मजे से चलेगा। आज एक डॉक्टर है, अपना फीस रख दिया 1500, उस गरीब के पास 1000 रुपया है, वो फीस देगा कि दवाई खरीदेगा? ये हालात है। इस पर कानून बनाना चाहिए कि देश को कानून बनाना चाहिए कि हम फ्री में डॉक्टर पैदा करेंगे और उस डॉक्टर 100 रुपया फीस में, वो 100 रुपया फीस लेगा, सबको देखेगा। ये कानून बनना चाहिए। जब हम फ्री में उसको पढ़ाएंगे, उसका पूंजी नहीं लगेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा। विकासशील और विकसित देश किसको कहा जाता है? वहां का जो कंसेप्ट, वहां जो सेटअप है वो हमारा विकसित होगा, वो सबों के लिए मान्य होगा, उसी को विकासशील विकास देश कह सकते हैं। लेकिन विकास के क्या डिफिनेशन है ये लोग देते हैं कि विकासशील देश का, विकसित देश का, और काम करते नहीं है और काम जानते भी नहीं है, और जानते हैं तो अनठियाते हैं कि ये यदि कमजोर रहेगा। ये क्या हालत है अभी? 70% को कमजोर करके 30% माल मार रहे हैं। 70% ऐसे निचोड़ते हैं, 30% बैठ के खाते हैं। इसको यदि कोई खत्म करेगा तो अपना किसान पार्टी है, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के डॉक्टरेट कानून बनाने तक काम। एक चीज और देखिएगा, कृषि में कितना, एक तो प्राकृतिक क्षति अलग है, उसके बाद वन पुरुष का क्षति है। वन पुरुष पशु जो है, जैसे कहीं बंदर है, कहीं हनुमान है, कहीं हाथी है, कहीं बनिया शुगर है, कहीं नील गाय है, ये अच्छी फसलों को बर्बाद कर देता है। इसके लिए कानून बनना चाहिए नहीं चाहिए? जो इलाके में हमारा सरकारी जमीन है उसको कैंप बनाओ, उसमें उसको रखो, उसमें रख रखाव। इस बार मैं गया था गांव में, तो मैंने ये भी समस्या सुनी कि सरकार बिजली में रियायत तो दे रही है लेकिन बिजली ही नहीं रहती है। क्या फायदा हुआ? खाद देती है, बीज देती है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी ही उनकी नहीं होती, 5 बार दौड़ना पड़ता है। उतना ही नहीं सर, एक बात जानकर के आपको भी लगेगा आश्चर्यजनक बात है, कोई भी काम 5 साल में नतीजा सामने आ जाता है। 35 साल से इंदिरा आवास पर काम हो रहा है, 35 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना अभी आवास बना। 6000 जिस समय मिल रहा था उस समय भी आवास नहीं बना, 30,000 मिल रहा था उस समय भी नहीं बना, 60,000 मिल रहा था उस समय भी नहीं बना, 1.5 लाख आया उस समय भी नहीं बना। ये सारे लोग पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, ब्यूरोक्रेट से लेकर दलाल तक। सरकार की जानकारी है, सरकार कोई पारदर्शी ऐसा कानून नहीं लाया जिससे कि सही माने में उसको लाभ हो जाए। पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और आज भी रोड पर आप सिवान जाइए, छपरा जाइए, आप रोड पर आप गाड़ी लेकर यदि शाम में जाते हैं तो या तो आपको जाना पसंद नहीं करेंगे या आपको धीरे चल के जाना होगा। महिलाएं, बच्चे, गरीब वीकर सेक्शन के बच्चे रोड पर बैठ के पैखाना कर रहे हैं। आपने क्या कहा, हम पूरे देश को स्वच्छता में ला दिया? क्या चल रहा है? हो गया। हाँ, ऐसी योजना जो 35 साल से योजना काम सफल नहीं हुआ हो, वो असफल योजना, वो हमारा इंदिरा आवास योजना है, हमारा वो प्रधानमंत्री योजना है। दुर्भाग्य है इस देश का कि 35 साल से जो योजना आप यही दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल देते हैं, बिहार के रैलियों में झूठ बोलते हैं। निश्चित सारे 110% झूठ बोलते हैं। वो बोलना भी नहीं चाहिए उनको। पाप के भागी हैं जो इस तरह करके प्रचार करते हैं। वीकर सेक्शन हमारा दवाई, आज ही दवाई के बिना लोग मर रहे हैं और हिस्टोरिकल जो है सो बन रहा है। तो आपकी पार्टी की ये सब जी ये नॉर्म्स है। इतना ही नहीं, हम लोग अब एमएलए एमपी है, एमएलए बना दिए, एमपी बना दिए, वो जाकर के विधानसभा में कुछ दिन भाषण दिए, कुछ दिन क्या किए नहीं किए, और जनता के बीच नहीं गए। हमारी पार्टी ने तय किया जो हमारा एमएलए एमपी बनेगा हर 3 महीने पर उसको अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑर्डर ऑन द स्पॉट कार्यक्रम लगाना। राइट टू रिकॉल बोल रहे हैं आप? जी, ऑर्डर ऑन द स्पॉट कार्यक्रम का मतलब हमारा कि जो जनता आपके पीछे क्यों दौड़ेगी, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी आए हैं, आईबी में ठहरे, दरखास्त लेके गए, तब पीए को दे दीजिए, पीए का दूसरी बार आना,
दूसरी बार गए तो नहीं है, कहाँ गए हैं, 1 साल बीत गया तो वो घर में बैठ गया। अरे भाई, आपको हमने नेता बनाया था इस काम के लिए, आपने नहीं किया, उसके लिए हम लोग कानून बनाएंगे। हर 3 महीने पर जनता के बीच में जाना होगा और चपरासी से लेकर कलेक्टर तक वहां बैठेगा, उसका जो आवेदन आया 10 मिनट के अंदर फैसला करो, वो पीछे नहीं दौड़ेगा। और जो एमपी होंगे उनको जो है जिला में लगाना पड़ेगा हर 3 महीने पर ऑर्डर ऑन द स्पॉट कार्यक्रम। जो ये नहीं लगावेंगे उनकी सदस्यता हम लोग समाप्त कर देंगे, ये कानून हम लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल, दर्शक आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी के बारे में। आपकी पार्टी का कितनी सीटों पर दावा है, तैयारी है, क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि अभी 80-83 सीटों पर किसानों को ही किसान, देखिए हमारे यहाँ सिकड़ी वाला कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। सिकड़ी मतलब आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ वो किसान लड़ेगा जो 2 बीघा 1.5 बीघा वाला किसान है, जिसके पास पैसे नहीं है, 10,000 रुपया। सामंती कोई नहीं लड़ेगा, सामंती नहीं लड़ेगा। वो जो किसान के खेती के मरहम को जानता है, आलू खेत में उपज गया, बोरे खड़ा हो गए, रास्ता लेकर के ट्रैक्टर पर ले जाके घर बाजार तक पहुंचाने का कोई उपाय नहीं है, रात भर जोगते हैं, सबरे उसको माथा में ढोके, इस तकलीफ को जो जानता है वैसे लोगों को हम टिकट देंगे, वैसा लोग जाकर के अपनी बात कहेगा। देर भले लग सकता है, कबीर साहब को देर लगा था, लेकिन उनकी बात आज भी 1000 साल बाद भी मानी जा रही है और 1000 साल बाद भी मानी जाएगी। तो इस काम में हम लगे हैं और हमारा तीसरा मोर्चा जो है, हम एंट्री इस बार लेंगे मजबूती से, हम कुछ अच्छे संख्या में हम सीट जीतने का काम करेंगे। वो हमारी तैयारी चल रही है। पार्टी से कोई जुड़ना चाहता हो, आपके इस विचार में जुड़ना चाहता हो, तो क्या उसका उपाय क्या है? उपाय है कि हम लोगों से आके वार्ता करें और हम लोग भी इस काम में आगे लगे हैं। कई पार्टियों से हमारी वार्ता चल भी रही है, बहुत हद तक बातें हो गई है, बात अब निचोड़ पर आना है जो अगले महीने में आ जाएगा। कुछ तय हो जाएगा? जी तय हो जाएगा। ये तीसरा गठबंधन जो है, ये लोग जो हवा के हम गिदर मारेंगे, हम सियार मारेंगे, ये दोनों को गिदर सियार को हम फेल करेंगे, और तीसरा मोर्चा एक अजीब सा रिजल्ट लेके आएगा, मैं आपको वचन देता हूँ। जी देखिए, अपना किसान पार्टी के जयलाल सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद थे। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में, उसे कोई समझ नहीं पाता है। आप अगर गाँवी क्षेत्रों से हैं तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप बिहार के बाहर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हुए हैं या पटना ही तक सीमित रहते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर बिहार की तरफ, जो बिहार में या बिहार के बाहर जितने भी खाद्यान्न, खाने पीने की चीजें आपके टेबल पर पहुंचने वाली रोटी, मक्का, ये कैसे पहुंच रहा है। जब इसकी बारीकी को समझिएगा तो इनके मर्म को समझ पाइएगा, तब समझ पाइएगा कि आखिर इतने पिछड़ी पायदान में खड़े होने वाले किसान आज इतनी बड़ी ताकत क्यों बनना चाहते हैं, आज क्यों अपने लिए खुद ही रास्ता निकालना चाहते हैं और विकल्प के तौर पर खड़े हो रहे हैं, दोनों इंडिया और एनडीए के सामने। तो कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, कितना अच्छा होगा इनका चुनाव में प्रदर्शन, उस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव होनी चाहिए। धन्यवाद।